सभी संविधान के दर्शकों को, संविधान की पाठशाला के दर्शकों को राजकुमार का जय भीम। साथियों, आज हमारी संविधान की पाठशाला का आर्टिकल 2 है, भाग दूसरा, जो हम आपको संविधान की नागरिकता, जो संविधान में हमारा आर्टिकल 2 जो नागरिकता बताता है कि भारत के अंदर कौन कौन आदमी किस किस को नागरिकता दी गई है। आप इसे खुद अपने बच्चों और अपने रिश्तेदारों को और सभी अपने ज्यादा से ज्यादा जो कि गांव के लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन तक, संविधान तक बिल्कुल पहुंच नहीं पा रहे हैं और जो उसको पढ़ नहीं पाते हैं, साथियों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक, अपने गांव तक, अपने रिश्तेदारों तक और अपने जो भी अपने आपके सगे संबंधी है उन लोगों तक संविधान की पाठशाला को जरूर पहुंचाएं। ये चैनल साथियों आपके अपने लिए, आपकी भाषा में, क्योंकि संविधान की भाषा वकीलों के सिवा नागरिक बहुत कम समझ पाते हैं, हम अपने सरल भाषा में इसको आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारे बीच साथियों बहुत महान हस्ती, जाने माने राष्ट्रीय भीम संघ के संयोजक जय किशन जी आए हैं, जिनको संविधान का इतना बारीकी से ज्ञान है कि हम उसका प्रचार करना उनका अच्छा नहीं समझते। आप संविधान को और नागरिकता को, आर्टिकल 2 को आप उन्हीं की भाषा में समझिए। देखिए, मैं अभी आपकी मुलाकात कराता हूं, उससे पहले मैं आपसे 2 शब्द और बातचीत करता हूं कि नागरिकता, साथियों नागरिकता है क्या। 1950 से पहले भारत के लोगों को वो राजतंत्र था, राजतंत्र एक जिसमें राजा का वो होता है, नागरिक उसको कहते हैं साथियों जो लोकतंत्र के अंदर हमें नागरिकता प्रदान करी और जो हमारा जो जानवरों की जिंदगी हम लोग दिया करते थे उसको हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनको बहुत अच्छे तरीके से उसको आपको एक शिक्षित शिक्षा और आपको एक अच्छा जीवन देने की कोशिश की। आइए साथियों, आपको हम संविधान के बारे में, उसके नागरिकता के बारे में आपको राष्ट्रीय भीम संघ के संयोजक जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। आइए। जय किशन जी, जय भीम। सभी साथियों को जय भीम। संविधान की पाठशाला के सभी दर्शकों को आप जय भीम। संविधान पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और शुभाभिनंदन है। और मैं बहुजन इतिहास RVS चैनल के संपादक माननीय राजकुमार जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आप लोगों से मिलने का मौका दिया। मैं आपको हमारी राष्ट्रीय पुस्तक भारतीय संविधान, भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 2 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाऊंगा। आर्टिकल नंबर 2 में नागरिकता आती है। हमारे इस देश में, भारत में कौन कौन व्यक्ति हैं जो नागरिकता प्रमाण पत्र हासिल करने के योग्य हैं। नंबर 1, सबसे पहला तो यह है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में या प्रांत में पैदा हुआ हो या संघ राज्य में पैदा हुआ हो, प्रांत और इनका मतलब है स्टेट, जहां राज्यपाल और चीफ मुख्यमंत्री हैंडल करते हैं, और संघ राज्य क्षेत्र का मतलब है जिसे हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी लीड करते हों। कहीं भी पैदा हुए हों तो वो भारत के नागरिकता पाने के हकदार हैं। दूसरे, जिनके माता पिता, जिनके माता या पिता दो में से एक
कोई भी या मां भारत में जन्मी हो, पिता बेशक बाहर के हो, या पिता का जन्म भारत में हुआ हो और मां बेशक बाहर की हो, तो उनके बच्चों को भी भारत की नागरिकता प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए बाबा साहब ने योग्य करार दिया है। और एक मान्यवर जो संविधान लागू होने थे 5 साल पहले या 5 से महीने पहले भी अगर भारत में रह रहा है वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। मान्यवर आर्टिकल नंबर 3 से 41 से पहले हम अभी आपको बहुत टाइम लगेगा पहुंचाने में, लेकिन हमारा आर्टिकल नंबर 3 से 41 ये कहता है भारत के अंदर SC ST OBC यहां का मूल निवासी है और यहां की नागरिकता प्रमाण पत्र पाने का पूरा हकदार है। और जो लोग यहां से अपवर्जन करके चले गए, जैसे पाकिस्तान चले गए हों या अन्य किसी देश में चले गए हों, अगर वो पुनः भारत की नागरिकता चाहते हो तो उन्हें एक अपने दस्तावेजों के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां एक आवेदन देना होता है और उन्हें बड़े आसानी से और नागरिकता मिल जाती है। माननीय आर्टिकल 2 नागरिकता का अनुच्छेद 6 कहता पाकिस्तान पे भारत को प्रवर्तन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार क्या है? माननीय जी, इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रावधान नहीं है। भारत के बंटवारे के समय सन 1947 में, उससे पहले 5 महीने पहले तक जो भारत में पैदा हुए थे, चाहे वो पाकिस्तान प्रांत इस देश में पैदा हुए हों या भारत में पैदा हुए हों, एक दूसरे की नागरिकता पाने का उन्हें पूरा अधिकार है। ये माननीय हमारे दर्शक, संविधान के पाठशाला के दर्शक ये समझ नहीं पा रहे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ परिवर्तन, परिवर्तन का क्या मतलब है? परिवर्तन का मतलब ये होता है छोड़ना, जिसमें छोड़ने में कई एक चीजें आती हैं, जैसे अपना अधिकार हो, हम किसी भी चीज को छोड़ देते हैं वो परिवर्तन कहलाती है, और जिसको अपनाते हैं उसे हम अपवर्जन कहते हैं। इसमें संविधान के अंदर शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे कुछ शब्द इसमें जटिल हैं और इन्हें सही सरल रूप से समझाने के लिए ही हमने ये संविधान की और पाठशाला का चैप्टर चालू किया है। इसे आप देखें, सुने, दूसरे लोगों को बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मान्यवर जो पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था जी, पूरा कोई पाकिस्तान था नहीं जी नहीं। जो हमारे भारत के लोग जो पाकिस्तान गए और कुछ ये संविधान बनने से पहले कुछ लोग वहां से अपने भारत में आए जी, तो जो भारत में आए उन लोगों को क्या पाकिस्तानी कहा जाएगा या उन लोगों को भारतीय कहा जाएगा? वो दोनों देशों से और अपने नागरिकता हासिल कर सकते हैं, चाहे वो जहां भी रहना चाहें। सन 1947 के समय जो देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद संविधान की रचना हुई। सन 1926 और 1950 में लागू हुआ। 1950 से पहले भारत के बंटवारे तक जिसका जन्म जहां हुआ था, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, वो दोनों देशों में से किसी में भी नागरिकता हासिल करने की योग्यता रखता है। एक ही देश में लेगा ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उधर भी एक ही छोड़नी पड़ेगी, एक दूसरे की पड़ेगी। हाँ, एक को रिवाज करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 2 का नागरिकता का अनुच्छेद 6 इसमें 3 जवाब देते हैं। कहा में यदि वह उसके माता पिता में से, माता पिता या उसके दादा दादी में से, ये मानवर ये मैं पहले बता सकता हूं, माता पिता हो, दादा दादी हो, नाना नानी भी हो, वो भी है इनमें से किसी का भी जन्म सन 1947 से 5 माह के अंदर हुआ है, वो नागरिकता प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी, वो पूर्ण भारत का नागरिक कहलाएगा। भारत का नागरिक कहलाएगा। वो चाहे तो, वो नहीं चाहते, वो उनकी अपनी मर्जी है। एक और इसका खास बोलता है, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार परिवर्तन किया है, इस प्रकार मतलब छोड़ा है, परिवर्तन किया है कि यदि वह अपने परिवर्तन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में
मामूली तौर पर निवासी रहा हो, जैसे अगर यहाँ का निवासी रहे हो, जी ठीक है, और यहाँ से वो पाकिस्तान चला जाता है जी, तो वो पाकिस्तान का निवासी कहलाएगा ना, वो तो भारत की नागरिकता तो वो खत्म हो जाएगी। हाँ, वो उसकी खत्म हो समाप्त हो जाएगी। ये है जो भी यहाँ से 1947 से उससे पहले या संविधान लागू होने से पहले देश के बंटवारे के समय, हाँ, जो लोग यहाँ से अपवर्जन करके गए, यानी देश को छोड़ करके गए, जिन्होंने नागरिकता छोड़ी है, वो भारत के नागरिक नहीं है। इसमें साथियों मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि उन लोगों को, जिन लोगों ने अपने ग्रंथों में और अपने 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 किताबों में जिन लोगों ने लिखा है कि हम खुद विदेशी हैं, विदेशी हैं, विदेशी हैं, हजारों सालों से वो लोग कहते हुए हैं, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उन लोगों को भी भारत की नागरिकता दी है। ये बहुत महत्वपूर्ण वो है, जो भी लोगों को ज्ञान नहीं है इस चीज का। नागरिकता का अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रवर्तन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार मानने क्या है। अनुच्छेद 5 और 6 में, जो अभी हमने 5 और 6 का जितना अभी हमने समझाया, किसी भी भारत के होते हुए भी कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत प्रवर्तन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। वो पाकिस्तान का नागरिक माना जाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं है। अगर वो संघ राज्य क्षेत्र भारत के अंदर आज भी है आधा हिस्सा, अगर वो वहां का पैदाइशी है, तो वो यहाँ की नागरिकता लेने के लिए अपनी अर्जी महामहिम राष्ट्रपति जी को दे सकता है। वही इसका 8वां अनुच्छेद क्या बोलता है मान्यवर, भारत के बाहर रहने वाले, जैसे भारत के फॉरेन में आदमी जाते हैं, हाँ, तो आदमी किसी भी बहुत बड़ा हमारा खुद बाबा साहब ने सन 47 से पहले 600 SC के लोगों को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा था, जो आज तक लौट के नहीं आए और वो वहीं के नागरिक हैं, लेकिन उनके ऊपर छाप आज की भी भारत की लगी हुई है कि वो भारत के मूल निवासी हैं, क्योंकि 341 के अनुसार भारत के अंदर SC ST OBC ये मूल निवासी हैं, नागवंशी हैं, और ये यहाँ के मूल निवासी होने के कारण इन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र लेने के लिए बाध्य होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम किसी भी देश में हमारे SC ST OBC समाज का व्यक्ति किसी विदेश में भी जाता है, तो उनके साथ ये मूल निवासी सब हमेशा चिपका रहेगा और आज भी चिपका हुआ है। और जैसे भारत के लोग विदेशों में जाते हैं जी, 10 साल 12 साल अपना, कुछ लोग तो वापस आ जाते हैं काम करके, हाँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि वहीं के नागरिक, वहीं की नागरिकता ग्रीन कार्ड ले लेते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता तो छोड़नी पड़ेगी ना। नहीं सर, उन्हें नागरिकता कब छोड़नी पड़ती है, जैसे उन्हें वहां 10-12 साल हो गई, अगर वो वहां अपनी शादी करके यानी मैरिज करके अपना घर बसा लेते हैं, तो वहां उन्हें अपनी पत्नी की वजह से और उनको वहां की नागरिकता मिलती है, लेकिन उससे पहले उन्हें भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। भारत की नागरिकता छोड़े बगैर उन्हें अन्य किसी भी देश की नागरिकता नहीं मिलती। इसका अनुच्छेद 9 बोलता है मान्यवर, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से अगर वो अर्जित करता है, तो व्यक्तियों का नागरिक ना होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अपनी मर्जी से उसने प्राप्त कर ली है, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। भारत का नागरिक उसी समय शब्द हट जाएगा उसके आगे से, जिस समय वो किसी भी अन्य देश की और नागरिकता प्राप्त कर लेगा। लेकिन वहां भी एक साधन है प्राप्त करने के, अगर वो वहां रहने के बाद अपनी कोई मैरिज कर लेता है, शादी हो जाती है उसकी, तो उसकी धर्म पत्नी की वजह से 5 साल के बाद और उसे वहां वो अपनी अप्लाई करता है नागरिकता की, तब उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। बाकायदा लेटर महात्मा राष्ट्रपति को भेजा जाता है उनके द्वारा कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरी पत्नी अमुक देश की है, इसलिए मुझे वहां की नागरिकता लेना मेरा परम कर्तव्य बन गया है। तो उन्हें भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद ही किसी अन्य देश की नागरिकता मिलती है, और उससे और उस व्यक्ति का भारत की नागरिकता से कोई लेन देन नहीं होता, वो हमारे लिए विदेशी हो जाता है। मान्यवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने आज हमारे संविधान की पाठशाला के दर्शकों को नागरिकता का, भारत में कौन कौन नागरिक है और इसके बारे में समझाया और संवैधानिक रूप से समझाया। मान्यवर, आपसे एक सवाल और लेना चाहेंगे। आज हमारी संविधान की पाठशाला में आए हैं, आपको हम आमंत्रित तो इसलिए करना चाहते थे कि आपसे जनगणना के बारे में हम पता करें और अपने दर्शकों को जनगणना के बारे में, साथियों हमारे दर्शक जो है वो जनगणना वो समझ नहीं पा रहे। आपका और आपके चैनल का, बहुजन इतिहास RBS न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी संविधान की पाठशाला में आमंत्रित किया। मैंने आपके आमंत्रण को स्वीकारते हुए आपके यहाँ प्रस्तुत हुआ। आपकी स्टूडियो का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरी तरफ से जय भीम है। मैं जनगणना के लिए बताऊं आपको, मान्यवर, इसमें दर्शकों को समझ में आना चाहिए। आप टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन करिए, मैं जवाब देता हूं। भारत में ये जनगणना करने का क्या मकसद है? भारत में क्यों, मतलब पहली जनगणना ब्रिटिश सरकार द्वारा में हुई थी। तो इसके आंकड़े आंकड़े सार्वजनिक हुए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि कितना बड़ा तबका मूल निवासियों का, SC/ST OBC का, जो लगभग 80 से 85% है और जिसके पास में हम अधिकार देखते हैं तो शून्य है, और जो लोग विदेशों से आए हुए हैं उनके पास सभी अधिकार उन्हीं के पास है। मारे बोले तो अभी 1950 से संविधान लागू को किसी को विदेशी कहना ठीक नहीं लगता। नहीं, ये मानवर है ही विदेशी। आपका इनका DNA टेस्ट करा लीजिए, हमारा करा लीजिए, इनका DNA म्यांमार से निकलेगा। चलो, ये हम दावे के साथ कहते हैं। चलो, तो 1931 में जनगणना हुई, सार्वजनिक किया गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि एक बहुत बड़ा तबका SC/ST OBC के रूप में है जिसके पास कोई अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग हैं अधिकारों से जैसे जिनकी आबादी एक मुट्ठी भर है। तब उन्होंने SC/ST OBC को अधिकार देना शुरू किया। कुछ पाखंडवाद से मुक्ति दी, जैसे सती प्रथा, एक बहुत बड़ा अभिशाप था भारत के ऊपर। ये सती प्रथा, एक जिंदा स्त्री को और सती के नाम पर जला दिया जाता था, ये भी अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने खत्म किया। जब उन्होंने अधिकार देना शुरू किया तो यहां की जो सवर्ण लोग थी उन्होंने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया कि अगर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट SC/ST OBC को अधिकार देती है तो हम क्यों ना अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाएं। और वहीं से अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा इन विदेशियों ने दिया। जब पूना पैक्ट में बाबा साहब गए हुए थे तो वहां गोलमेज सम्मेलन में तो वहां महात्मा गांधी जी के शब्द थे कि अगर SC/ST OBC को अधिकार दिए जाते हैं तो मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए, मैं गुलाम ही अच्छा हूं। तो मान्यवर, ये तो है आपकी जनगणना 1931 की। तो मान्यवर, ये जाति के आधार पर जनगणना होगी या धर्म के आधार पर जनगणना होगी, ये दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो सरकार है प्रेजेंट आपके यहां, ये RSS और जनसंघ के लोग हैं। इन्होंने नाम जरूर रख दिया नया भारतीय जनता पार्टी। पहले ये RSS से निकला हुआ जनसंघ हुआ करता था, जिसके रूप में इनकी एक राजनीतिक पार्टी थी जिसका चुनाव चिंता दीपक जो जलने से पहले बुझ गया। लेकिन इस सरकार ने कुछ इस तरीके से कि समाज में विरगल पैदा किए, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, ऐसे शब्दों का प्रचलन करके इन्होंने एक तरफा वोट लेने, दूसरा अगर इससे भी कोई कसर रह जाती है तो वो EVM का इस्तेमाल करके सरकार बनाकर और अपना एजेंडा लागू किया है। इस एजेंडे में इनका साफ साफ है,
धर्म के कॉलम में जब भी ये आएंगे जनगणना वाले, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि जनगणना होगी, क्योंकि एक ये जुमला हो सकता है जैसे 15 लाख वाला, 2 करोड़ नौकरी वाला, दिवाली और होली पे सिलेंडर फ्री, तो हो सकता है ये भी ऐसे जुमला साबित हो पहलगाम से जहां हटाने के लिए। लेकिन अगर जनगणना होती है, जहां जहां ये एससी एसटी ओबीसी की जनगणना करेंगे, वहां वो किसी से धर्म नहीं पूछेंगे, वो जनगणना करने वाला व्यक्ति स्वयं ही उसमें हिंदू लिख देगा। ये मान्यवर एक ये बड़ी आपने बहुत अच्छी बात बताई, ये हिंदू जो हिंदू वर्ड है इसके बारे में ये फारसी का शब्द है, मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है, ये फारसी भाषा में मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है। तो ऐसे हिंदू शब्द का मतलब है काला गुंडा चोर, काला गुंडा चोर। पूरे भारत में क्या सारे चोर है? हम मुगलों के खिलाफ सारे चोर थे हम लोग। मुगल आज तो मुगल नहीं है ना मानने वाले, मुगल नहीं, परिभाषा वही है इनके पास। और इनके पास अगर इनके जो वेद पुराण शास्त्र हैं, इनमें से किसी में भी मुझे आप अगर हिंदू धर्म दिखा दें, हिंदू शब्द कहीं भी दिखा दें, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, तो आप जो कहेंगे वो में करने के लिए तैयार है। मानने वाले एक मिनट, ये क्या एससी एसटी ओबीसी जो हमारे ये संवैधानिक नाम है, तो ये जनता क्या समझ नहीं पा रही है? जनता नहीं समझ रही है भाई, तो कैसे समझेगी? जनता के ऊपर एक भूत सवार है 2014 के बाद कि अब्दुल टाइट हो गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अमर सिंह की चूड़ी भी ढीली हो गई है। जिस दिन ये समझ जाएगा अब्दुल टाइट के साथ साथ अमर सिंह की चूड़ी भी ढीली हो गई है, वो इस रास्ते से दूर हो जाएगा। अब इनका जनगणना कराने का जो मकसद है, मैंने एक चीज आपको ये बताई कि जनगणना करने वाला व्यक्ति अगर एससी एसटी ओबीसी के दरवाजे जाएगा तो वो उस पर धर्म नहीं पूछेगा, वो उसमें स्वतः ही अपने आप हिंदू धर्म तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। नहीं सर, नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य है, यहां की जो एससी एसटी ओबीसी आबादी है ये वास्तव में देश की मूल निवासी हैं, यहां के राजा हैं और ये अपर कास्ट में आते हैं, ये समर हैं। अच्छा, ये आप हाई कास्ट में आते हैं, लेकिन इन्होंने प्रोपेगेंडा एक्ट अपने हाथ से कलम से और शास्त्र लिख करके और हमें नीचा बना दिया, ओबीसी को अपना गुलाम बना लिया। एक जगह मैं बैठा हुआ था किसी के पास, मेरी उससे बात हो रही, मैंने कहा मैं सर एससी एसटी आपका गुलाम नहीं है, ओबीसी आपका गुलाम है। एक ठाकुर थे, उनके अपना दरबार चलता था, तो मैंने ये क्वेश्चन उन्होंने किया, मैं सर आपका गुलाम कौन है? बोला एससी एसटी। मेरी गलत, एससी एसटी आपका गुलाम नहीं है, ओबीसी आपका गुलाम है। वो कैसे? मैं अभी करा दूंगा आपके सामने। मेरे साथ 2 किसान बैठे हुए थे, एक एससी का था एक ओबीसी का। मैंने एससी वाले से कहा मैं जा भाई साहब के गिलास पानी लेकर, तो उन्होंने उसका गिलास पानी नहीं पिया। जब ओबीसी का गया तो उसका पानी पी दिया। मैं सर यही एग्जाम्पल था मेरा कि ओबीसी आपका गुलाम है जिसके हाथ का आपने पानी पी दिया, और एससी आपका गुलाम नहीं है क्योंकि उसके हाथ का तो आपने पानी पिया ही नहीं, वो तो आपके लिए छूट है, वो तुम्हारा गुलाम नहीं है। गुलाम ये ओबीसी है जिसके हाथ का आपने पानी पिया। संविधान के तो दूसरा, अभी एक लाइन और रहेगी इसमें, दूसरा वो धर्म अपने आप डाल देगा, आपको पूछेगा नहीं, फिर पूछेगा आपसे कास्ट में। अब एससी के लोगों को मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जाति के कॉलम में आप सिर्फ अनुसूचित जाति लिखें, अपनी जाति का कॉलम ना खोलें। 1950 के बाद तो कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं है, एससी एसटी ओबीसी और समाज यही है। हिंदू में ये जातियां हैं टोटल, ये मनु संविधान के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी कैटेगरी को बाबा साहब ने जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी में डिवाइड कर दिया। वो 4 कॉलम वहां से उठा करके और यहां ये बाबा साहब ने 4 बना दी, जिसमें जाति का कोई प्रावधान नहीं है, सभी लोग कोई भी जाति ना लिखा है। अब इनका जाति का मकसद क्या है? जैसे मैं जाटव हूं, आप वाल्मीकि हैं, सामने नट आ गया, धोबी आ गया, कोरी आ गया, यानी लगभग सबको डिवाइड कर देना 1100 जातियों को ये डिवाइड करने के बाद, और ब्राह्मण कभी ये नहीं लिखेगा कि मैं शर्मा हूं, मैं त्यागी हूं, मैं राघव हूं, मैं चड्डा हूं, मैं द्विवेदी हूं, त्रिवेदी हूं, चतुर्वेदी हूं, वो सिर्फ सीधा ब्राह्मण लिखेगा। इसी तरीके से ठाकुर लिखेगा, वो भी अपने जाति के सामने कॉलम में लिखेगा।
नहीं नहीं, वो भी नहीं लिखेगा, सिर्फ ठाकुर लिखेगा और यही वैक्सीन होगा। कोई अग्रवाल नहीं लिखेगा, देख लेना आप, कोई सिंगल नहीं लिखेगा, कोई गुप्ता नहीं लिखेगा, कोई कुछ नहीं लिखेगा, वो सीधा वैक्सीन लिखेंगे। तो सरकार का ये मकसद है जाति का कॉलम भरवाने के बाद और ये दिखाएंगे कि हम ज्यादा है आपसे, हमारी जो संख्या है वो हमारी ज्यादा है तुम्हारे से, और तुम्हारे आरक्षण को समाप्त करने का इससे अच्छा तरीका इनके पास नहीं है। तो इसमें मान्यवर, जैसे मैं किसी भी जाति का हूँ जी, मैं लिखवा दूं मैं सर्व वो हूँ ब्राह्मण, हाँ, तो उसकी काउंटिंग आपकी वहां हो जाएगी, तो मेरे हक अधिकार वहां जाएंगे, आप वैसी कैटेगरी से बाहर हो गए। फिर तो हमारे जितने मतलब हमारे दर्शक हैं और दर्शक हमारा उस पेपर तब तक साइन न करे जब तक वो अपनी आंखों से देख ना ले कि हाँ मेरे नाम है, आपके नाम है, नाम के आगे अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति या जनजाति है या नहीं है। तो साइन उसके बाद ही करे, तभी उससे अपनी एक रसीद ले साथ के साथ, जिससे अगर वो बाद में तब्दीली करता तो आप उसे जवाब देंगे कि मैं ये था, ये इसने काट के किया है, जिसके खिलाफ आप याचिका दायर कर सकेंगे। मान्यवर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी संविधान की पाठशाला के दर्शकों को आज इतनी जानकारी आप लोगों को, संविधान की जानकारी तो, आर्टिकल नागरिकता की जानकारी तो आपको मिली साथियों, उसके साथ राष्ट्रीय जनसंघ के संयोजक जय किशन जी ने इतनी जानकारी आपको दी है कि ताकि आने वाले समय में जब जाति की जनगणना हो तो आप लोग एक जागरूक नागरिक की तरह, एक जागरूक, एक मूल निवासी देशवासी की तरह, भारतवासी की तरह आप अपने को समझ पाए। और साथियों, मैं सभी साथियों से ये निवेदन फिर करूंगा कि चैनल को, संविधान की पाठशाला के चैनल को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाए साथियों जिन लोगों के हाथों में किताबें नहीं आई है, जिन लोगों के हाथ में कभी कलम नहीं आई है, वो लोग अपनी भाषा में इस संविधान के संवैधानिक जीवन को समझ पाए और अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बना पाए। साथियों, एक जानकारी और आपके हित के लिए, राजकुमार ब्लॉक आई गली नंबर 2 में बहुजन इतिहास से संबंधित समस्त पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध हैं। जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट आकर के पढ़ सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे, और जो पुस्तक खरीदना चाहें विदाउट मुनाफा के, नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर वो पुस्तक हमारे द्वारा लोगों को मुहैया कराई जाती है। आप यहां से खरीद सकते हैं। आरबीएस न्यूज चैनल तथा संविधान के पाठशाला चैनल को के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम, और संपादक जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे आज यहां बुलाकर और अपना बहुत कीमती, बहुत बड़ा इनका समय बड़ा कीमती है, बहुत इतना कीमती समय है इनका कि इन्हें एक एक मिनट मरने की भी फुर्सत नहीं है। ये समाज के लिए जिंदा है और मेरी ऐसी मनोकामना है कि हजारों साल जिए, जिससे समाज के मुद्दों को समाज तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं सभी अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को, अपने यार दोस्तों को, जितना भी बहुजन समाज है, ज्यादा से ज्यादा अपने दिल्ली में हो, अदर स्टेट में हो, वो राष्ट्रीय जनसंघ से जुड़ने की कृपा करें, ताकि आपको एक संवैधानिक जीवन, आप अपने बच्चों को, आप आने वाली पीढ़ी को एक संवैधानिक जीवन दे पाए। जय देव, जय भारत, जय संविधान।